हेलो बच्चों, मैं हूं श्रीकांत। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर 5, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि हमारे पास जो आवर्त सारणी दिया गया वो सबसे अलग कैसे कैसे इसका ऐसा डेवलपमेंट हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे ये हमारे तक पहुंचा। सबसे पहले किसने इसको खोज किया, उसके बाद किसने किया और किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है तत्व के बारे में। आखिर तत्व किस चिड़िया का नाम है वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला पॉइंट, पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था जिसको दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं, दो या दो से अधिक भागों में नहीं काट सकते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा तत्व होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, अभी तक कुल 118 तत्वों की जानकारी है। लगभग 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य तत्व मानव निर्मित या प्रयोगशाला में निर्मित किए गए हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या बनता है? यौगिक का निर्माण होता है। एक हो गया बेसिक, ठीक है, कि तत्व एक शुद्धतम पदार्थ होता है जिसको दो या दो से अधिक भागों में नहीं काट सकते हैं। अभी तक कुल 118 तत्वों की जानकारी हुई है और 94 तत्व क्या है? प्राकृतिक रूप से हैं, बाकी सब मानव निर्मित हैं। तत्वों का वर्गीकरण करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। आपको इस सामने दिख रहा होगा, एक दुकान का स्टॉल का सीन है। यहाँ देख रहे होंगे कि सारा सामान एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दुकानदार होता है उसे पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ है और बहुत आसानी से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ ध्यान से समझिएगा कि तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है ताकि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, अर्थात अव्यवस्थित तत्वों को व्यवस्थित करना ताकि अध्ययन करने में सुविधा हो सके। मतलब यदि व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा। यदि ग्राहक आएगा तो उसे खोज के दिन में बहुत टाइम निकल जाएगा, और यदि हमको मालूम रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ है तो हम आसानी से दे सकते हैं। उसी प्रकार हम क्या है कि तत्वों का वर्गीकरण करते हैं ताकि उसको पढ़ने में समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण में हमारे लोगों ने क्या किया था? बहुत प्रयास किया, अलग अलग लोगों ने प्रयास किया था। पहला का नाम है वुल्फगांग डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड साहब ने दिया था। मेंडलीफ का आवर्त सिद्धांत और आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इन चारों के बारे में सबसे पहले डोबेराइनर ने इसका शुरुआत किया था और धीरे धीरे जाके आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं आराम से और सीखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पास वुल्फगांग डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आखिर है। ये डोबेराइनर साहब हैं जिन्होंने एक त्रिक सिद्धांत बताया, अपना आधार बताया, अपना मंतव्य बताया और अपने के आधार पर क्या किया? एक त्रिक सिद्धांत दिया। क्या कहा वो समझते हैं। सन 1817 में जर्मन के रसायन वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुण वाले तत्वों में व्यवस्थित किया और उन्हें तीन तीन समूहों में चुना और उन्होंने उन समूह को त्रिक कहा। माने उन्होंने क्या किया कि एक ही जैसा जो तत्व था उनको व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करने के बाद क्या किया? उन्होंने तीन तीन समूह करके उसका एक ग्रुप बनाया और उन्होंने उसका किस आधार से बताया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाया
व्यवस्थित किया और बीच वाले तत्व का कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। माने ध्यान समझिएगा, ये जो बीच में जो तत्व हैं इनका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, इन दोनों तत्वों के, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, औसत होता है। उन्होंने ये नियम बताया, ठीक है। जैसे हमने उनके सिद्धांत को इस प्रकार लिखा कि उन्होंने इस प्रकार से सजाया। अब देखिए सबसे पहला ग्रुप में क्या है, सबसे पहला ग्रुप में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसका एटॉमिक मास 7, इसका 23 और इसका कितना होता है 39। अब उन्होंने क्या बताया, जो बीच वाला जो होता है वो दोनों का क्या होता है, औसत होता है। देखो तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ 39 है, जोड़ो कितना आया 23 आया। ठीक, बात सही हो गया, ये पहला राइट हो गया। अब दूसरा में देखो, दूसरा में क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। उसका परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे लिखा हुआ है 40, 88, 137। अब देखो यहाँ पे 40 और 137 को जोड़ो और 2 से भागा दो, 88.5 लगभग 20 के बराबर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। और तीसरा में देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है और फर्स्ट और अंतिम का जो औसत है उसको जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार सजाने से जो आया वो बीच वाला जो परमाणु द्रव्यमान होता है दोनों के जोड़ का औसत होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो नियम दिया लेकिन उनका नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। क्या क्या कमियां रह गया, कमियां देखो, उस समय जिस समय उन्होंने इस नियम को दिया था उस समय ज्ञात लगभग सभी 33 तत्वों को वे त्रिक में विभाजित नहीं कर पाए। माने जितना सारा तत्व ज्ञात था उनमें से 33 तत्वों को वे त्रिक में विभाजित नहीं कर पाए और सभी त्रिक के नियमों का पालन नहीं करने लगे। सभी जो तत्व थे वे इस त्रिक का नियम पालन नहीं कर रहे। जिसे कैसे, इनका और इनका जब इनको देखा गया तो उन्होंने पाया कि ये क्या है, ये सारे तत्व क्या हो गए, फेल हो गए, इन पर लागू नहीं किया गया। जो नियम बताए थे कि जो बीच वाला तत्व जो परमाणु द्रव्यमान होता है अन्य दोनों के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, औसत होता है, वो लागू नहीं हुआ। तो बस जो डोबरानर थे इन्हीं 3 त्रिक के माध्यम से ही अपना कथन को कह पाए और उनका जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, अंततः फेल हो गया, ठीक है। जब डोबरानर का त्रिक सिद्धांत फेल हो गया तो उसके बाद आगे का जो रिसर्च है वो जारी रहा और इसको आगे बढ़ाने का काम किए। न्यूलैंड साहब ने रिसर्च करने के बाद अष्टक सिद्धांत दिया, ठीक है, ये न्यूलैंड साहब हैं। कहता है कि सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया। इन्होंने भी क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ही सजाया, ठीक है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू कर 56 तत्व थोरियम पर समाप्त किया। 56 तत्वों का वे रिसर्च किए। उन्होंने पाया कि 8वां जो तत्व का गुणधर्म है वो पहले तत्व के समान पाया जाता है। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने कहा कि जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व के जैसा ही दिखता है, उन्होंने ये बताया। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा समझिएगा कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान की बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के समान होता है, उन्होंने ये बताया, ठीक है। न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के सुर से की, इसलिए उन्होंने अष्टक सिद्धांत का नाम दिया। सुर क्या होता है, सा रे गा मा प ध नि सा। देखो लास्ट में जो सा है
और सुर में जो सा मिल रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, संगीत के सुर से तुलना कर दिया कि जो सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, इसी नियम को फॉलो करते हुए, ठीक है, हाँ, जो आठवां तत्व होता है वो पहले तत्व के समान होता है जब तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। जैसे सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व है, सोडियम क्या होता है, लिथियम के बाद आठवां तत्व है, अतः पाया कि लिथियम और सोडियम के गुण एक जैसे हैं। उसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीज में भी पाया। उन्होंने क्या कहा कि जो सोडियम होता है वो लिथियम के बाद आठवां तत्व है, तो दोनों का गुण क्या होता है, एक ही जैसा मिल रहा है, उन्होंने कहा। और उन्होंने इस प्रकार से अपना जो पीरियोडिक टेबल है उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन इतना रिसर्च करने के बाद भी इनके रिसर्च में कुछ कमी रह गया। वो क्या था, पहला जो कमी है देखो, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है क्योंकि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए यह लागू नहीं हो पाया। इन्होंने कहा कि भविष्य में केवल 56 तत्व ही होंगे और तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कहा क्या कहा कि भविष्य में 56 तत्व ही रहेगा और आगे तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में नए तत्व भी प्राप्त हुए और उनका गुणधर्म भी इस सिद्धांत से मेल नहीं खाने लगा। उसके बाद कहा कि आयरन को कोबाल्ट तथा निकेल से दूर रख दिया जबकि इन्होंने क्या कहा था, गुणधर्म समान है। सोडियम तथा फास्फोरस के पास मैग्नीज के साथ रख दिया जबकि इनका गुण सोडियम और फास्फोरस से क्या है, अलग अलग है। सोचो, नोबेल गैसों की खोज के बाद अष्टक सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, अप्रासंगिक हो गया, ठीक है, ये समझिएगा। तो उनके पास ही बहुत सारा कमियां दिखाई दिया, ठीक है, क्या किया, बहुत सारा कमी दिखने लगा, इसलिए इनका भी क्या हो गया, इनका भी सिद्धांत का हो गया, फेल हो गया। तो आज इतना ही, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि कैसा लगा। तो ये था डोबेरानर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, जिन्होंने आवर्त सारणी को तैयार करने का एक सूत्रधार बनाया, लेकिन दोनों में क्या था, कमियां निकल गया और दोनों का जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, फेल हो गया। आगे पढ़ेंगे मेंडलीफ के बारे में, देन हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।